नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है 17 करोड़ और 20 लाख ये ब्रिटेन, स्पेन और इटली की कुल जमा आबादी है। भारत में इतने ही मुसलमान रहते हैं। ये दुनिया के किसी भी देश में मुसलमानों की तीसरी सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों में जितनी विविधता देखने को मिलती है वो किसी और देश के मुसलमानों में नहीं दिखती। पिछले 1400 सालों में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खान पान, शायरी, संगीत, मोहब्बत और इबादत का साझा हिसाब बनाया और जिया भी है। इस्लामिक उम्मत दुनिया के सारे मुसलमानों को एक बताता है, यानी इसको मानने वाले सब एक हैं। लेकिन भारतीय मुसलमान जिस तरह आपस में बटे हुए हैं वो इस्लाम के इस बुनियाद उसूल को ही नकार देते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान सुन्नी, शिया, बोहरा, अहमदिया और ना जाने कितने फिरकों में बटे हुए हैं। यूं तो मुस्लिम धर्मगुरु इस बात से बार बार इनकार करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत के मुसलमान भी हिंदुओं की तरह जात पात जैसे सामाजिक बंटवारे के शिकार हैं। उच्च जाति को अशराफ, मध्य वर्ग को अजलाफ और समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले मुसलमानों को अर्जाल कहा जाता है। हिंदुस्तान में मुसलमान भूगोलिक दूरियों के हिसाब से भी बटा हुआ है और पूरे देश में इनकी आबादी बिखरी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुसलमान तमिल बोलते हैं और केरला में वो मलयालम, उत्तर भारत से लेकर हैदराबाद तक ये सारे मुसलमान उर्दू ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वह तेलुगु, भोजपुरी, गुजराती, मराठी और बंगाली ज़ुबानें भी अपने रिहायशी के इलाकों के हिसाब से बोलते हैं। बंगाल में रहने वाला मुसलमान बंगला बोलता है और किसी आम बंगाली की तरह हिलसा मछली का शौकीन होता है। वो पंजाब या देश के किसी और हिस्से में रहने वाले मुस्लिम से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और अपनी पैदाइश के वक्त ही खुद को इस्लामिक घोषित कर चुके पाकिस्तान के मुसलमानों से ठीक उल्टा एक आम भारतीय मुसलमान बड़े गर्व के साथ एक लोकतांत्रिक देश में रहता है। भारत में सभी नागरिक संवैधानिक रूप से बराबर हैं, मगर अब ऐसा लगता है कि हालात बदल रहे हैं। इस सेल्फी युग ने जहां तस्वीरें हकीकत बयां करती हैं, अपनी भारी कीमत वसूली है। आज हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी विविधता वाली पहचान को जड़ से उखाड़कर उसकी जगह अंतर्राष्ट्रीय मुसलमान एकता वाली तस्वीर लगा रहे हैं। आज वो हिजाब, दाढ़ी, टोपी, नमाज, मदरसों और जिहाद वाली पहचान के करीब जा रहे हैं। ये मुसलमानों के एक जैसे होने की छवि हमें हर जगह दिखाई दे रही है। ये बदलता माहौल ऐसे नेताओं का काम आसान करता है जो तुलना की राजनीति करते हैं, जो कुछ खास बातों पर ही हमेशा जोर देते हैं। पूरी दुनिया में अति राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी आंदोलन को भीड़ जुटाना और कामयाबी हासिल करने के लिए कोई दूसरा चाहिए होता है जिसके खिलाफ वो माहौल बना सकें, लोगों को भड़काकर अपने पाले में ला सकें। ऐतिहासिक रूप से ऐसे आंदोलनों के निशाने पर ये यहूदी, यश्वेत, जिप्सी और आप्रवासी रहे हैं। लेकिन भारत में हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के उभार का नतीजा ये हुआ है कि मुसलमानों को अलग अलग किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। नफरत के इस माहौल की जड़ें हिंदुस्तान में ही हैं। हमारे औपनिवेशिक इतिहास में मुसलमानों के प्रति नफरत की बुनियाद है, लेकिन आज जिस तरह पूरी दुनिया में इस्लाम के प्रति डर और नफरत का माहौल बना है, उससे भारत में भी राष्ट्रवाद के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक नए दौर की जंग है जिसके अगुआ ट्विटर पर हुंकार भरते दिखाई देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। हालांकि भारतीय मुसलमानों की मुश्किलों की शुरुआत 2014 के आम चुनावों में बीजेपी की जीत से नहीं हुई थी, बल्कि ये तो काफ़ी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। भारत के तरक्की पसंद संवैधानिक वादों की चमक तो पहले ही फीकी पड़ने लगी थी। जाति और धर्म के नाम पर समाज में दरारें खुले तौर पर दिखने लगी थी। ये दरारें समाज में पहले से ही थी। सच तो ये है कि जाति धर्म की ये दरारें हमारे सामाजिक डीएनए का ही हिस्सा हैं। पहले की सरकारें, खास तौर से कांग्रेस की, हमेशा से ही मुसलमानों के प्रति दया भाव तो दिखाती थी, मगर उनकी अनदेखी करती आई है। पहले की सरकारें भी मुसलमानों से भेदभाव करती थी। ये पार्टियां, सरकारें मुसलमानों से वोट, उन्हें बराबरी, इंसाफ और विकास देने के नाम पर नहीं मांगती थीं, बल्कि मुसलमानों को हमेशा उनके मजहब के नाम पर भड़काया जाता था। फिर उन्हें ये पार्टियां ये भरोसा देकर वोट मांगती थीं कि वो उनकी मजहबी पहचान की हिफाजत करेंगी। इस दौरान मुस्लिम समाज का विकास ठप पड़ गया। तालीम, नौकरी, सेहत और आधुनिकता के मोर्चों पर भारत के मुसलमान बाकी आबादी से पिछड़ते चले गए। साल 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने पहली बार भारत के मुसलमानों के हालत पर खतरे की घंटी बड़े जोर से बजाई थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को लेकर चर्चा होने लगी।
पहली बार मुसलमानों को सिर्फ एक धार्मिक सांस्कृतिक समूह के तौर पर देखने की बजाय उनके विकास को लेकर देखा गया। तस्वीर बेहद भयावह थी। 2001 की जनगणना के मुताबिक मुसलमानों में साक्षरता दर महज 59.1% थी। ये भारत के किसी भी सामाजिक तबके में सबसे कम थी। 2011 की जनगणना के आंकड़ों में मुस्लिम समुदाय की साक्षरता 68.5 दर की गई थी, मगर अब भी ये भारत के बाकी समुदायों के मुताबिक सबसे कम ही रही थी। 6 से 14 साल की उम्र वाले 25% मुसलमान बच्चों ने या तो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा या फिर वो शुरुआत में ही पढ़ाई छोड़ गए थे। देश के नामी कॉलेज में केवल 2% मुसलमान पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दाखिला देते हैं। मुसलमानों को नौकरियां भी कम मिलती हैं और प्रति व्यक्ति खर्च के राष्ट्रीय औसत में भी वो निचली पायदान पर आते हैं। आला दर्जे की सरकारी सेवाओं में मुसलमानों की मौजूदगी ना के बराबर है। देश की कुल आबादी में मुसलमान 13.4% हैं, मगर प्रशासनिक सेवाओं में केवल 3%, विदेश सेवा में 1.8% और पुलिस सेवा में केवल 4% मुस्लिम अधिकारी हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तमाम सियासी वादे भी हुए, लेकिन इनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। सच्चर कमेटी की सिफारिशों को किस हद तक लागू किया गया और मुसलमानों के हालात में दरअसल कितना बदलाव आया, इसके अध्ययन के लिए 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने कुंडू कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की रिपोर्ट से और भी बुरी खबरें सामने आईं। कुंडू कमेटी ने पाया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से भारतीय मुसलमानों की ज़मीनी हालत में जरा भी बेहतरी नहीं दिखाई दी। मुसलमानों में गरीबी पूरे देश के औसत से सबसे ज़्यादा है। मुस्लिम समाज की आमदनी, खर्च और खपत की बात करें तो वो दलितों, आदिवासियों के बाद नीचे से तीसरे नंबर पर है। सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर हिस्सेदारी का आंकड़ा मोदी सरकार ने देने से मना किया था, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सरकारी नौकरियों में कितने मुसलमान हैं, लेकिन कुंडू कमेटी का मानना है कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद 4% से ज़्यादा नहीं है। वहीं 2014 के आम चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ रही थी। मुस्लिम समाज के विकास और सुरक्षा को लेकर कुंडू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा वो भविष्यवाणी जैसा ही साबित हुआ। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आखिर में लिखा था, मुस्लिम अल्पसंख्यकों का विकास उनकी सुरक्षा की बुनियाद पर होना चाहिए। हमें उन्हें यकीन दिलाने के लिए उस राष्ट्रीय राजनीतिक वादे पर अमल करना चाहिए जो बनावटी ध्रुवीकरण को खत्म करने की बात करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बात भविष्यवाणी जैसी सच साबित हुई है। 2014 में सरकार बदलने के बाद से देश का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। आज मुसलमानों की बात होती है तो उनके बच्चों के स्कूल छोड़ने से लेकर आमदनी घटने की फिक्र का जिक्र नहीं होता, बल्कि आज उनकी जान और आज़ादी की हिफाजत और उनके लिए इंसाफ मांगने की बात होती है। 2014 के बाद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे अपराधों की कई घटनाएं सामने आई हैं। मुसलमानों को पीटकर मार डालने, ऐसी घटनाओं की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचारित करने और इस पर पूरी बेशर्मी से जीत की खुशी मनाने की घटनाएं बढ़ी हैं। लोगों पर बसों, ट्रेनों और हाईवे पर इसलिए हमले हुए हैं क्योंकि वो मुसलमान थे या मुसलमानों जैसे दिखते थे। लोगों को इसलिए मारा पीटा क्योंकि कुछ लोगों को ये शक हो गया था कि वो गाय का मांस लेकर जा रहे थे। इसी तरह कानूनी तरीके से कारोबार के लिए जानवरों के मेले से गाय खरीदकर ले जा रहे लोगों से मारपीट की गई, जबकि कृषि प्रधान देश भारत में जानवरों का कारोबार बेहद अहम है। ये भीड़ का निजाम है, कानून का नहीं। ऐसी तमाम घटनाओं में पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है। पहले तो पुलिस वालों ने ऐसे जुल्मों के शिकार लोगों पर ही गौ संरक्षण कानून के तहत केस कर दिया, जबकि अक्सर पुलिस के पास सबूत के नाम पर सिर्फ भीड़ का शोर होता था। फिर दबाव बढ़ने पर पुलिस बेमन से संदिग्धों के खिलाफ केस करती, जबकि उनके खिलाफ तमाम सबूत होते थे। नफरत की हिंसा के शिकार मरे हुए या घायल पीड़ित सामने होने पर भी पुलिस केस दर्ज करने से आनाकानी करती थी। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा कोई नई बात नहीं, लेकिन ऐसी घटनाओं का आम हो जाना और सरकार का पूरी तरह खामोशी अख्तियार कर लेना नई बात है। पहले जो घटनाएं इक्का दुक्का हुआ करती थी वो अब रोज़मर्रा की बातें हो गई हैं। फिर लोगों के बीच ये माहौल बनाया जा रहा है कि भारत के मुसलमान नौजवान उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश में शामिल हैं जिसके तहत हिंदू लड़कियों को बहलाकर उन्हें मुसलमान बनाकर आतंकवादी गतिविधियों में शरीक किया जा रहा है। हिंदू दक्षिणपंथी इसे लव जिहाद कहते हैं। ऐसे संगठनों से जुड़े लोगों ने
युवा जोड़ों पर खुलेआम हमले किए हैं और मुसलमान मर्दों से शादी करने वाली हिंदू लड़कियों के खिलाफ ये कहकर केस दर्ज करा दिया है कि इन महिलाओं को कथित तौर पर जिहादी फैक्ट्री ने बहला फुसला दिया है। मुसलमानों के खिलाफ सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों की नफरत भरी बयानबाजी आम बात हो गई है। अब ऐसे बयानों से ना तो झटका लगता है और ना ही ये चौंकाते हैं। राजस्थान के एक विधायक ने कहा कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि वो भारत को हिंदुओं से छीन ले। अब इस विधायक की मांग है कि मुसलमान परिवार में ज़्यादा बच्चे पैदा करने का रोक लगाया जाए। एक और केंद्रीय मंत्री ने शब्दों की बाजीगरी दिखाते हुए मुसलमानों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोटर के पास दो विकल्प हैं, या तो वो हिंदुओं को चुने या मुसलमानों को। ऐसी नफरत भरी बयानबाजी के खिलाफ बने कानून की नियमित रूप से अनदेखी होती है। ऐसा लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ सारे विकल्प खुले हुए हैं। इतिहास की किताबें नए सिरे से लिखी जा रही हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, इतिहास की खुली लूट सी मची है। बादशाह अच्छे थे या बुरे, इसका फैसला इस बात पर हो रहा है कि वो मुसलमान थे या हिंदू। मुसलमान नौकरी मांगे, इंसाफ मांगे, मॉल में जाएं, ट्रेन में सफ़र करें, इंटरनेट पर चैटिंग करें, जीन्स पहने या अपने मुसलमान होने की खुली नुमाइश करें। मुसलमानों का अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करना उनके लिए खतरनाक सा हो चुका है। वो सोशल मीडिया पर ट्रॉल हो सकते हैं, भीड़ उन पर हमला कर सकती है। एक जवाब ये भी है कि भारतीय समाज में गैर बराबरी बढ़ रही है। भारत के सबसे अमीर 1% लोगों का देश की 58% संपत्ति पर कब्जा है। ऐसे हालात में सामाजिक सद्भाव कैसे हो सकता है? आज भारत में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं। इम्तिहान के नतीजे आने के बाद बेरोजगारों की एक और खेप बाजार में होगी। इससे एक और झटका लगने वाला है। ऐसे बुरे माहौल में जब आर्थिक तरक्की की उम्मीद कम दिखती है तो दूसरों से नफरत करके और उन पर हमला करके न जाने क्यों लोगों को खुशी मिलती है। खास तौर से तब और ज़्यादा अच्छा महसूस होता है जब आपको बताया जाता है कि ये सारे काम आप देश हित में कर रहे हैं, और अगर निशाने पर वो जिहादी मुसलमान हो जिन्होंने भारत का बंटवारा किया है और अब भारत के सबसे बड़े दुश्मन सीमा पार पाकिस्तान के मुसलमानों से नाता रखते हों तो कहना ही क्या। ये एहसास तब और बेहतर हो जाता है जब मौजूदा निजाम ने हमलावरों को खुली छूट दे रखी हो। ऐसे हमलों को तो हिंदुत्ववादी विचारधारा भी बढ़ावा देती है। मौजूदा सरकार भी उसी हिंदुत्ववादी विचारधारा को मानती है जिसके अनुसार भारत पर पहला हक हिंदुओं का है और हिंदुओं के अलावा जो बाकी लोग हैं वो सिर्फ सिर झुकाकर हुक्म माने और जो कहा जाए वो करें। आज भी भारत का संविधान इस देश के नागरिकों का सबसे बड़ा रक्षक है, लेकिन एक प्रस्तावित कानून धर्मनिरपेक्ष नागरिकता की संविधान की बुनियाद को कमज़ोर करने का काम कर सकता है। प्रस्तावित नागरिकता बिल 2016 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और यहाँ तक कि ईसाइयों को भारत की नागरिकता देने का प्रस्ताव तो है, लेकिन इन देशों से आने वाले मुसलमान शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव है। माहौल में इतनी नफरत से लोगों की खींच बढ़ रही है, लेकिन इस माहौल को बदलने के लिए मुख्य धारा की मौजूदा सियासत में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। साथ ही आम भारतीय की दिल और जहन में भी बदलाव की ज़रूरत है। एक फलता फूलता अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमान अल्पसंख्यक समाज सिर्फ गुजरे ज़माने के भारत का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके लोकतांत्रिक भविष्य के लिए भी ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझकर हिंदुस्तान लंबे समय से चली आ रही अपनी खामोशी तोड़ेगा। दोस्तों, मेरी इन बातों से अगर किसी को ठेस पहुंची हो या बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।